वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक ऐसे आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न पे बात करने वाले हैं जिसे हम सब लगभग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता। सोचिए, किसी शॉपिंग वेबसाइट पर एक बड़ी सेल लाइव होती है या कोई वीडियो अचानक से वायरल हो जाता है। लाखों लोग एक ही समय पर उस सिस्टम पर आ जाते हैं। अक्सर वेबसाइट क्रैश हो जाती है, पर जो नहीं होती वो पर्दे के पीछे कुछ बहुत स्मार्ट कर रही होती हैं। हमारे हाथ माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक डॉक्यूमेंट लगा है जो कंप्यूटिंग कंज्यूमर्स पैटर्न्स के बारे में बताता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न कैसे क्लाउड एप्लीकेशंस को ट्रैफिक की सुनामी से बचाता है और सिस्टम को भरोसेमंद बनाए रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर प्रॉब्लम है क्या? हमारी शॉपिंग साइट वाले उदाहरण में जब लाखों लोग एक साथ बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम के साथ असल में क्या होता है जो वो ठप पड़ जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर सिस्टम्स जो हैं वो पारंपरिक रूप से सिंक्रोनस तरीके से काम करते हैं। सिंक्रोनस इसका मतलब है कि जब आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है तो सर्वर सब कुछ रोककर पहले उसे प्रोसेस करता है। पेमेंट वेरीफाई करना, स्टॉक अपडेट करना, ऑर्डर कंफर्म करना, और जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाता वो अगली रिक्वेस्ट नहीं उठाता। अब कल्पना कीजिए कि एक सेकंड में 10,000 लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। सर्वर तो पहले, दूसरे, तीसरे ऑर्डर पर ही अटक जाएगा और बाकी के 9,997 लोग इंतजार करते रहेंगे। बिल्कुल। नतीजा, टाइम आउट एरर्स और एक क्रैश हुई वेबसाइट। मतलब एक बार में एक ही काम। ये तो वैसे ही हुआ जैसे किसी स्टोर में एक ही कैशियर हो और बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाए। जाहिर है सिस्टम जाम हो जाएगा। एकदम सही एनालॉजी है। और असली चुनौती ट्रैफिक का अप्रत्याशित होना है। हो सकता है दिन में ट्रैफिक नॉर्मल हो, लेकिन शाम 8 बजे सेल शुरू होते ही ट्रैफिक 100 गुना बढ़ जाए। इतने बड़े उतार चढ़ाव को संभालने के लिए एक सिंगल सर्विस इंस्टेंस काफी नहीं है। तो यहीं पर कंप्यूटिंग कंज्यूमर्स पैटर्न तस्वीर में आता है। तो ये इस भीड़ को मैनेज करने के लिए क्या अलग करता है? ये उस एक अकेले कैशियर को बदलने के बजाय पूरे सिस्टम का फ्लो ही बदल देता है। ये पैटर्न कहता है कि एप्लीकेशन आने वाली रिक्वेस्ट को सीधे प्रोसेस करने की कोशिश ही नहीं करेगी। इसके बजाय वो हर रिक्वेस्ट को एक काम या मैसेज मानकर एक वर्चुअल लाइन में डाल देगी, जिसे हम मैसेज क्यू कहते हैं। अच्छा, तो बाय नाउ क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर सीधे प्रोसेस नहीं होता, बल्कि एक वेटिंग लिस्ट या क्यू में चला जाता है। एकदम सही। और इस क्यू के दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर सर्विसेज तैयार बैठी होती हैं। ये बहुत सारी कैशियर्स की तरह हैं। ये सभी सर्विसेज एक दूसरे से मुकाबला करती हैं कि क्यू से अगला मैसेज कौन उठाएगा। जैसे ही कोई कंज्यूमर फ्री होता है, वो क्यू से एक मैसेज उठाता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर अगले के लिए तैयार हो जाता है। ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प है, पर एक सवाल मन में आ रहा है, ये पब्लिश, सब्सक्राइब या पब सब पैटर्न से कैसे अलग है? मैंने सुना है उसमें भी एक मैसेज कई लोगों को जाता है। ये कुछ वैसा ही नहीं है? ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और इसे समझना जरूरी है। देखिए, पब सब पैटर्न ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, जैसे एक न्यूज अलर्ट जो हर सब्सक्राइबर को भेजा जाता है। हर कोई उस मैसेज की एक कॉपी पाता है। ओके। लेकिन कंप्यूटिंग कंज्यूमर्स पैटर्न काम बांटने यानी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। यहाँ हर मैसेज एक यूनिक टास्क है, जैसे एक कस्टमर का ऑर्डर, और उसे सिर्फ एक ही कंज्यूमर प्रोसेस करेगा। मकसद जानकारी फैलाना नहीं, बल्कि काम खत्म करना है। समझ गया। तो पबसब एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की तरह है और कंप्यूटिंग कंज्यूमर्स एक फैक्ट्री के असेंबली लाइन की तरह, जहां हर वर्कर अगला प्रोडक्ट उठाकर उस पर काम करता है। परफेक्ट एनालॉजी है। ठीक है, तो हमने सिस्टम में एक एक्स्ट्रा लेयर डाल दी है, एक मैसेज क्यू। ये सुनने में तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लगता है। इस झंझट में पड़ने का असली फायदा क्या है? इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है लोड लेवलिंग। वो मैसेज क्यू एक शॉक एब्जॉर्बर या बफर की तरह काम करता है। जब सेल शुरू होती है और अचानक 1 लाख रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती। वो बस शांति से उन सभी रिक्वेस्ट को क्यू में डाल देती है। क्यू भले ही लंबा हो जाए, लेकिन सिस्टम डाउन नहीं होता। कंज्यूमर्स अपनी रफ्तार से एक-एक करके मैसेज उठाते रहते हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब यह है कि असली जादू टाइम को डीकपल करने में है। हाँ। एप्लीकेशन यूजर से रिक्वेस्ट 1 मिलीसेकंड में ले लेती है और उन्हें कंफर्मेशन दे देती है, भले ही असल प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में कुछ देर बाद हो। इससे यूजर को लगता है कि वेबसाइट सुपरफास्ट है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है। दूसरा फायदा है रिलायबिलिटी।
सोचिए अगर एप्लीकेशन सीधे किसी कंज्यूमर को काम भेज रही हो और वो कंज्यूमर ठीक उसी वक्त क्रैश हो जाए तो क्या होगा? वो काम या मैसेज तो गया, कस्टमर का ऑर्डर हवा में गायब हो जाएगा। सही, लेकिन इस पैटर्न में अगर एक कंज्यूमर इंस्टेंस फेल हो भी जाता है तो मैसेज क्यू में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। कुछ देर बाद कोई दूसरा हेल्दी कंज्यूमर उसे उठा के प्रोसेस कर लेगा, कोई भी काम खोएगा नहीं। और तीसरा फायदा यकीनन स्केलेबिलिटी होगा। मतलब अगर हमारी वर्चुअल लाइन बहुत लंबी हो जाए तो हम और कैशियर बिठा सकते हैं। बिल्कुल, यही तो क्लाउड की खूबसूरती है। सिस्टम क्यू की लंबाई को मॉनिटर कर सकता है। जैसे ही क्यू में मैसेजों की संख्या एक सीमा को पार करती है, ऑटो स्केलिंग मैकेनिज्म अपने आप कंज्यूमर सर्विसेज के नए इंस्टेंस यानी नए कैशियर शुरू कर देता है। और काम कम होने पर उन्हें बंद भी कर देता होगा। हाँ, ताकि बेवजह का बिल ना आए। ये सुनने में तो लगभग परफेक्ट लग रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो ट्रैफिक बढ़ने पर अपने आप बड़ा हो जाता है, कभी क्रैश नहीं होता और कोई काम भी नहीं खोता। पर मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ तो पेंच होगा। ये इतना सीधा नहीं हो सकता। जैसे अगर सारे मैसेज एक ही क्यू में जा रहे हैं और कोई भी कंज्यूमर कोई भी मैसेज उठा रहा है, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो उसी ऑर्डर में प्रोसेस होंगे जिसमें आए थे? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर उंगली रखी है। नहीं, इस पैटर्न में मैसेज ऑर्डरिंग की कोई गारंटी नहीं होती है। हो सकता है जो मैसेज पहले आया था उसे एक व्यस्त कंज्यूमर ने उठाया हो और बाद वाले मैसेज को एक फ्री कंज्यूमर ने पहले प्रोसेस कर दिया हो। इसीलिए सिस्टम को इस बात को ध्यान में रखकर डिजाइन करना पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि टास्क को आइडम्पोटेंट बनाया जाए। आइडम्पोटेंट, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इडेम्पोटेंट का मतलब है कि किसी ऑपरेशन को चाहे एक बार किया जाए या गलती से 10 बार, नतीजा हमेशा वही रहेगा। अच्छा। मान लीजिए एक रिक्वेस्ट है यूजर ए के अकाउंट में 100 रुपए जोड़ो। अगर ये ऑपरेशन इडेम्पोटेंट नहीं है और किसी फेलियर की वजह से 2 बार चल गया तो 200 रुपए जुड़ जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। राइट। एक इडेम्पोटेंट सिस्टम ये सुनिश्चित करेगा कि उस रिक्वेस्ट को चाहे कितनी ही बार प्रोसेस किया जाए, अकाउंट में 100 रुपए सिर्फ एक ही बार जुड़ेंगे। अच्छा, तो जैसे एलिवेटर का बटन एक बार दबाने पे वो आ जाती है, बार बार दबाने से कुछ नया नहीं होता? बेहतरीन उदाहरण, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक और सिनेरियो दिमाग में आ रहा है। क्या होगा अगर कोई मैसेज ही खराब हो? मान लीजिए किसी ने ऑर्डर में कोई करप्टेड डेटा डाल दिया, तो एक कंज्यूमर उसे उठाने की कोशिश करेगा, क्रैश हो जाएगा और वो मैसेज वापस क्यू में चला जाएगा। फिर दूसरा उठाएगा, वो भी क्रैश हो जाएगा। ये तो एक खतरनाक इनफाइनाइट लूप बन सकता है। आपने एक और क्लासिक प्रॉब्लम को पहचान लिया है। ऐसे मैसेजों को पॉइजन मैसेज कहा जाता है और हाँ, ये पूरे सिस्टम को ठप कर सकते हैं। मुझे याद है एक बार हमारी टीम ने घंटों तक एक बग को डिबग किया था और आखिर में पता चला कि ये एक ही पॉइजन मैसेज था जो हमारे पूरे पेमेंट सिस्टम को बार बार क्रैश कर रहा था। उस दिन हमने इसकी अहमियत सीखी। बाप रे! तो इससे कैसे निपटते हैं? इसका समाधान है एक अलग डेड लेटर क्यू। सिस्टम एक काउंटर रखता है। अगर कोई मैसेज मान लीजिए 5 बार प्रोसेस होने में फेल हो जाता है तो सिस्टम समझ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ओके। वो उसे बार बार कोशिश करने के बजाय उस मेन क्यू से हटाकर इस डेड लेटर क्यू में डाल देता है। इससे बाकी सिस्टम चलता रहता है और डेवलपर्स बाद में उन खराब मैसेजों का विश्लेषण करके समस्या को ठीक कर सकते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर कंज्यूमर को प्रोसेसिंग के बाद कोई जवाब वापस भेजना हो तो, जैसे ऑर्डर कंफर्मेशन का स्टेटस, क्योंकि एप्लीकेशन और कंज्यूमर तो पूरी तरह से अलग-अलग है। उसके लिए भी एक मैकेनिज्म है। आमतौर पर एक डेडिकेटेड रिप्लाई क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। कंज्यूमर अपना परिणाम उस रिप्लाई क्यू में डालता है और ओरिजिनल एप्लीकेशन उस क्यू को सुन रही होती है। इसमें यह पता लगाना जरूरी होता है कि कौन सा जवाब किस रिक्वेस्ट का है, जिसके लिए हर मैसेज के साथ एक यूनिक कोरिलेशन आईडी भेजा जाता है। ये पूरा आर्किटेक्चर सैद्धांतिक रूप से तो बहुत मजबूत लग रहा है। जी क्या आप इसका कोई वास्तविक दुनिया का उदाहरण दे सकती हैं? कंपनियां ऐसे असल में कैसे लागू करती हैं? बिल्कुल। इसका एक क्लासिक उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में मिलता है। वहां अज्योर सर्विस बस क्यूज और अज्योर फंक्शंस मिलकर इस पैटर्न का एक बेहतरीन कार्यान्वयन करते हैं। अच्छा। पब्लिशिंग एप्लीकेशन अपने मैसेज को अज्योर सर्विस बस क्यू में भेजती है और अज्योर फंक्शंस जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उस क्यू से मैसेज को स्वचालित रूप से उठाते हैं और प्रोसेस करते हैं। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अज्योर का प्लेटफॉर्म खुद ही क्यू की गहराई यानी उसमें मौजूद मैसेजों की संख्या को देखता रहता है।
अगर क्यू में हजारों मैसेज आ जाते हैं तो अज़ूर अपने आप फंक्शंस के कई इंस्टेंस बना देगा। और वे सब मिलकर उस क्यू को खाली करने में लग जाएंगे। एग्जैक्टली और जैसे ही क्यू खाली होता है वो फालतू इंस्टेंस को हटा भी देता है। आपने पहले रिलायबिलिटी की बात की थी कि अगर कंज्यूमर क्रैश हो जाए तो मैसेज खोता नहीं है। एज़्योर में ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है? हाँ, और इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत ही दिलचस्प है, जिसे पीक लॉक मोड कहते हैं। जब एक अश्योर फंक्शन क्यू से एक मैसेज लेता है तो वो मैसेज वास्तव में क्यू से डिलीट नहीं होता, ओह, बल्कि वो बस लॉक हो जाता है और दूसरे कंज्यूमर से कुछ समय के लिए छिप जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। अब अगर फंक्शन अपना काम सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो वो क्यू को एक कंप्लीट सिग्नल भेजता है और मैसेज स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शन प्रोसेस करते समय क्रैश हो जाता है तो वो कंप्लीट सिग्नल कभी नहीं भेज पाता है। लॉक का टाइम आउट खत्म होते ही वो मैसेज अपने आप क्यू में फिर से दिखने लगता है ताकि कोई दूसरा फंक्शन उसे उठा सके। ये तो बहुत ही क्लेवर है। मतलब काम पूरा होने तक मैसेज सुरक्षित रहता है। तो संक्षेप में अगर हम देखें कि ये पैटर्न कब इस्तेमाल करना चाहिए, तो शायद तब जब वर्कलोड छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टास्क में बांटा जा सके और ट्रैफिक में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो। एकदम सही। ये पैटर्न तब सबसे अच्छा है जब वर्कलोड को छोटे असिंक्रोनस टास्क में बांटा जा सके, टास्क एक दूसरे पर निर्भर न हो और काम का वॉल्यूम बहुत वेरिएबल हो। और जब सिस्टम के लिए हाई अवेलेबिलिटी और रेजिलियंसी सबसे ज्यादा जरूरी हो। बिल्कुल। और ये शायद तब अच्छा विकल्प नहीं है जब कामों को एक सख्त क्रम में ही पूरा करना हो, या जब एप्लीकेशन को आगे बढ़ने से पहले टास्क के खत्म होने का इंतजार करना पड़े। हाँ, मतलब सिंक्रोनस ऑपरेशन की जरूरत हो। हर पैटर्न एक टूल की तरह है और आपको सही काम के लिए सही टूल चुनना होता है। तो आज हमने समझा कि कंप्यूटिंग कंज्यूमर्स पैटर्न सिर्फ ट्रैफिक मैनेज करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि डीकपलिंग, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के जरिए क्लाउड एप्लीकेशंस को मजबूत और कुशल बनाने का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसमें सोचने वाली एक अंतिम बात यह है, ये पैटर्न कई कंज्यूमर इंस्टेंस को स्केल आउट करने पर जोर देता है, यानी ज्यादा मशीनें जोड़कर लोड बांटना। लेकिन एक और विपरीत पैटर्न है, कंप्यूट रिसोर्स कंसोलिडेशन, जो कई कामों को एक ही बड़ी और शक्तिशाली मशीन पर चलाने की बात करता है ताकि लागत और मैनेजमेंट का ओवरहेड कम हो सके। तो एक आर्किटेक्ट को यह फैसला कैसे लेना चाहिए कि कब बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज में स्केल आउट करें और कब एक बड़ी सर्विस में कंसोलिडेट करें? यही असली ट्रेड ऑफ है। स्केल आउट आपको बेहतरीन रिजिलियंस और स्केलेबिलिटी देता है, लेकिन मैनेजमेंट की जटिलता बढ़ा सकता है। कंसोलिडेशन मैनेजमेंट को आसान बनाता है और शायद लागत भी कम करे, लेकिन इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये निर्णय हमेशा एप्लीकेशन की जरूरत, बजट और टीम की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। हाँ, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।